नमस्कार। अरस्तू, अरिस्टोटल, प्लेटो के शिष्य, सिकंदर के गुरु। लाइसियम शिक्षण संस्थान की स्थापना। अरस्तू को तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है। प्राणी विज्ञान का जन्मदाता। अरस्तू अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों को तुतलाता हुआ अरस्तू लिस्पिंग अरिस्टोटल कहते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, निकामेकियन एथिक्स। अरस्तू के अनुसार दर्शन शास्त्र ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। इनके अनुसार ज्ञान की जो विधा वस्तुओं के प्रथम कारण की ओर ले जाती है, उसे अरस्तू ने प्रथम स्तर पर दर्शन, द फर्स्ट फिलॉसफी कहा है। विशेष प्रकार के सभी विज्ञानों को अरस्तू ने द्वितीय स्तर का दर्शन, द सेकेंड फिलॉसफी कहा है। अन्य विज्ञान तत्व के किसी एक क्षेत्र या अंश का ही अध्ययन करते हैं। फ्रेडरिक रोगल का कहना है कि प्लेटो और अरस्तू के बाद दार्शनिक या तो प्लेटोवादी हुए हैं या अरस्तूवादी। कारणता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। विश्व की सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए अरस्तू कारणता सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। वे कारणता का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं। इसके द्वारा वे वैश्विक पदार्थों के अस्तित्व, उत्पत्ति, उद्देश्य एवं औचित्य की व्याख्या करते हैं। उन्होंने कारणता के अंतर्गत भौतिक कारणों के साथ साथ प्रयोजन मूलक कारण को भी सम्मिलित किया है। अरस्तू के अनुसार किसी भी कार्य के लिए 4 प्रकार के कारण पर्याप्त एवं आवश्यक होते हैं। ये 4 कारण वैकल्पिक नहीं है। आशय है कि किसी भी एक के न रहने पर कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। वस्तु इन 4 कारणों का संयुक्त परिणाम होती है। मानवीय कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या में भी अरस्तू इन 4 कारणों को उपस्थित मानते हैं। अरस्तू कारण कार्य सिद्धांत की प्रयोजन मूलक व्याख्या करते हैं। वे कार्य की उत्पत्ति के संबंध में कैसे के साथ साथ क्यों की भी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इस क्यों का संबंध घटना की उत्पत्ति के प्रयोजन या लक्ष्य से होता है। क्यों लाया गया। अरस्तू लौकिक जगत की गति की सम्यक व्याख्या करना चाहते थे। इनके अनुसार प्लेटो के गतिहीन प्रत्ययों के आधार पर जगत लौकिक प्रत्यक्ष के गतिशील पदार्थों की व्याख्या नहीं की जा सकती। अरस्तू के अनुसार गति, परिवर्तन, उत्पत्ति, वृद्धि, नाश साधारण यांत्रिक गति नहीं है। गति का कोई न कोई उद्देश्य, कारण या प्रयोजन अवश्य है। अरस्तू किसी भी कार्य के पीछे छिपे कारण का विश्लेषण करते हुए 4 कारणों को कार्य की उत्पत्ति हेतु आवश्यक मानते हैं। अरस्तू के अनुसार ये 4 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपादान कारण, मटेरियल कॉज, कार का निर्माण किससे हुआ है। नंबर 2, निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज, किसने यह निर्माण किया है। स्वरूप कारण, फॉर्मल कॉज, यह कार्य क्या है। लक्ष्य कारण, फाइनल कॉज, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह किया गया है। इन 4 कारणों की संक्षेप में व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, उपादान कारण। उपादान कारण का तात्पर्य उस पदार्थ से है जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है। नंबर 2, निमित्त कारण। उपादान कारण में जो गति एवं व्यवस्था लाकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है वह निमित्त कारण कहलाता है। यह शक्ति का संचालक है। जैसे घड़े के निर्माण में कुम्हार निमित्त कारण है। नंबर 3, स्वरूप कारण। स्वरूप कारण वह है जो वस्तु की उत्पत्ति में उसके आकार का निर्धारण करता है। या आकारिक कारण, जैसे घड़े के निर्माण के पूर्व कुम्हार के मस्तिष्क में विद्यमान घड़े की आकृति ही स्वरूप कारण है जिसके अनुरूप वह घड़े का निर्माण करता है। नंबर 4, लक्ष्य कारण या प्रयोजन कारण। किसी वस्तु की उत्पत्ति के पीछे उत्पादनकर्ता का जो लक्ष्य या प्रयोजन होता है वही उसका लक्ष्य कारण होता है। इसी आधार पर अरस्तू का कहना है कि विश्व की सभी वस्तुएं उद्देश्यपूर्ण हैं। वस्तु का प्रयोजन कारण ही उसकी निर्माण की सारी क्रिया को एक निश्चित दिशा में प्रेरित करता है। 2, मूलभूत कारणों में रूपांतरण। अरस्तू यद्यपि इन 4 कारणों में को मानते हैं परंतु कालांतर में वे इसे 2 मौलिक कारणों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। अरस्तू निमित्त कारण एवं प्रयोजन कारण का अंतर्भाव स्वरूप आकार में कर देते हैं। उनके अनुसार वास्तव में ये तीनों कारण परस्पर भिन्न एवं पृथक नहीं माने जा सकते। इनमें आकार स्वरूप की भूमिका ही महत्वपूर्ण है। अरस्तू के अनुसार स्वरूप के स्तर पर जो मानसिक है, अमूर्त है, वहीं लक्ष्य के स्तर पर वास्तविक एवं मूर्त हो जाता है। स्वरूप ही वास्तविक वस्तु के रूप में ढलकर सामने आता है। अतः स्वरूप कारण एवं लक्ष्य कारण में कोई मौलिक भेद नहीं है।
निमित्त कारण शक्ति का संचालक है, परंतु ये निमित्त कारण संदर्भ विशेष में कुम्हार के मस्तिष्क में घट का आकार नहीं हो तो फिर वह एक विशेष दिशा में गति का संचालन नहीं कर सकता। अतः गति का वास्तविक संचालक स्वरूप है। स्वरूप का ही मूर्त रूप का लक्ष्य कारण है। अरस्तु के अनुसार निमित्त कारण साधन है और लक्ष्य कारण साध्य है। निमित्त कारण गति का स्रोत है, लक्ष्य कारण गति का अंत है। इस प्रकार निमित्त कारण एवं लक्ष्य कारण में भी कोई मौलिक भेद नहीं। यहाँ इन तीन कारणों को एकीकृत कर अरस्तु इसे स्वरूप कारण की संज्ञा देते हैं। इससे पृथक दूसरा उपादान कारण शेष रह जाता है। इस प्रकार अरस्तु के दर्शन में अंततः दो मूलभूत कारण स्वीकार किए गए। नंबर 1 उपादान कारण एवं नंबर 2 स्वरूप कारण। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में मुख्यतः दो ही कारण होते हैं, पहला उसकी विषय वस्तु उपादान तथा दूसरा उसका स्वरूप। यहाँ उपादान में उपसंभाव्यता है, जबकि आकार वास्तविकता से संबंधित है। अतः किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का अर्थ है संभाव्यता का वास्तविकता में रूपांतरण। भारतीय दर्शन की शब्दावली में इसे सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद के समतुल्य माना जाता है। सत्कार्यवाद के अनुसार भी कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, बल्कि जो कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान था उसी का आविर्भाव प्रकटीकरण मात्र है। वास्तविक आकार को प्राप्त करना प्रत्येक वस्तु का उद्देश्य है। आकार को प्राप्त करने की प्रवृत्ति ही गति उत्पन्न करती है। ये दो कारण भी पूर्णतः भिन्न नहीं है। विश्व की प्रत्येक वस्तु के निर्माण में ये दो ही मूल कारण होते हैं। नंबर 1 उपादान मैटर एंड नंबर 2 स्वरूप फॉर्म। अरस्तु इनकी सहायता से समस्त सृष्टि की व्याख्या करते हैं। आलोचना। अरस्तु का कारणता सिद्धांत मानवीय कार्यों या कृतियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कार्यों पर लागू नहीं होता है। भौतिक रासायनिक घटनाओं के संबंध में इन चार कारणों की बात करना हास्यास्पद है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ इसके चार कारणों को खोजना हास्यास्पद है। आधुनिक कारणता सिद्धांत परिवर्तन की व्याख्या यांत्रिक कारण मैकेनिकल कॉज के आधार पर करता है। यांत्रिकता में कारण को पूर्ववर्ती और कार्य को अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। विज्ञान में कारण सदैव कार्य के पूर्व ही माना जाता है। यहाँ कारण और कार्य में पूर्व और अपर संबंध माना जाता है। इससे भिन्न अरस्तु के दर्शन में चार कारणों को किसी भी कार्य के पूर्व स्वीकार किया जाता है। इसमें भविष्यमुखी प्रयोजन कारण भी है। अरस्तु के दर्शन में परिवर्तन, गति और विकास की व्याख्या भविष्यमुखी प्रयोजन कारण टेलियोलॉजिकल कॉज के द्वारा की गई। प्रयोजन मूलक कारण में लक्ष्य भविष्य में रहता है, परंतु उसका प्रभाव वर्तमान घटनाओं या विभिन्न प्रक्रियाओं के संचालन पर पड़ता है। स्पष्ट है कि अरस्तु के दर्शन में भविष्यमुखी कारण को प्रयोजन कारण, लक्ष्य कारण या उद्देश्य मूलक कारण कहा गया है और उसे सर्वोपरि माना गया है, परंतु वास्तव में इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। नंबर 3 कारणता संबंधी अरस्तु की धारणा वैज्ञानिक धारणा से भिन्न है। सामान्यतः किसी कार्य के कारण के लिए दो ही कारण उपादान और निमित्त को स्वीकार किया जाता है। विज्ञान में किसी घटना की प्रयोजन मूलक व्याख्या न करके कारण मूलक व्याख्या की जाती है। यही कारण है कि जब कहीं कोई प्राकृतिक घटना घटी है तो वैज्ञानिक उसके कारणों को खोजने का प्रयास करता है। वहीं धार्मिक व्यक्ति उस प्राकृतिक घटना के होने के प्रयोजन एवं उद्देश्य को बताने लगता है, जैसे धरती पर पाप बढ़ गया है, ईश्वर क्रोधित हो गया है आदि। नंबर 4 लक्ष्य एवं स्वरूप काल की दृष्टि से कार्य से पहले नहीं हो सकते। उन्हें केवल वैचारिक रूप से ही पहले स्वीकार किया जा सकता है, वास्तविक रूप से नहीं। अरस्तु का कारणता सिद्धांत, आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा। अंतर। अरस्तु का कारणता सिद्धांत और आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा। अरस्तु का कारणता सिद्धांत कारण संबंधी व्याख्या में कोई घटना कैसे घटती है और क्यों घटती है, अर्थात कारण और प्रयोजन दोनों की व्याख्या का प्रयास। नंबर 2 अरस्तु के दर्शन में चार कारणों की स्वीकृति है। ये हैं उपादान कारण, निमित्त कारण, आकारिक कारण एवं प्रयोजन कारण। अरस्तु का निमित्त कारण किसी मन माइंड से संबंधित है। नंबर 4 अरस्तु के अनुसार आकारिक और प्रयोजन कारण वैचारिक दृष्टि से कार्य के पहले आते हैं, अतः वे भी कार्य हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा कारणता संबंधी व्याख्या में कोई घटना कैसे घटती है, इस व्याख्या का प्रयास। घटना की प्रयोजन परक व्याख्या नहीं बल्कि कारण परक व्याख्या। नंबर 2 अरस्तु के चार कारणों में से केवल उपादान एवं निमित्त कारण को ही किसी घटना का कारण माना जा सकता है। नंबर 3 विज्ञान में निमित्त कारण की अवधारणा केवल ऊर्जा और यांत्रिक शक्ति से संबंधित है, मन से संबंधित नहीं। नंबर 4 इसके अनुसार आकारिक और प्रयोजन का संबंध वास्तव में कार्य के प्रयोजन से है, जबकि कारण वह है जो वास्तविक रूप से कार्य की उत्पत्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से रहता है और जिसकी उपस्थिति होने पर ही वह कार्य उत्पन्न होता है। महत्व।
नंबर 1, अरस्तू की कारणता संबंधी अवधारणा वैज्ञानिक कम दार्शनिक अधिक है। यहाँ कार्य घटनाओं के संदर्भ में कैसे के साथ साथ क्यों की भी व्याख्या का प्रयास किया गया है। नंबर 2, अरस्तू विश्व की वस्तुओं की व्याख्या। अरस्तू विश्व की वस्तुओं की व्याख्या दो मूलभूत कारणों के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, उपादान और नंबर 2, स्वरूप कारण। इस प्रकार अरस्तू स्वरूप जो कि सामान्य है को विशेषों से युक्त कर जगत की गरिमा एवं महत्ता को पुनः स्थापित करते हैं। अरस्तू की तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स। तत्वमीमांसा दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहा जाता है। अरस्तू के एक अनुयायी एंड्रोनिकस 70 BC ने प्रारंभिक सिद्धांतों पर लिखे गए अरस्तू के सभी लेखों को एक पुस्तक में संकलित किया और उसे भौतिक फिजिक्स विषयक उनकी कृतियों के पश्चात रखा। फिजिक्स के पश्चात रखने के कारण उन्होंने इसे मेटाफिजिक्स, मेटा अर्थात मेटा टू आफ्टर या पश्चात प्लस फिजिक्स द साइंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिकी या भौतिक जगत का विज्ञान दिया। मूलतः यह नाम आकस्मिक था। यह नाम ग्रंथों की विषय वस्तु को ध्यान में रखकर नहीं अपितु प्रत्युत संग्रह में उनके विशेष स्थान के कारण किया गया था। किंतु अब उसका नाम सार्थक है क्योंकि जहाँ भौतिकी फिजिक्स की परिसमाप्ति होती है वहीं तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स प्रारंभ होती है। अरस्तू ने इसे प्रथम दर्शन फर्स्ट फिलॉसफी कहते हैं। इनके अनुसार यह वह विद्या है जो परम तत्व अर्थात पूर्ण पर विचारती है, जबकि अन्य विज्ञान केवल जगत के किसी एक अंश तक सीमित रहते हैं। अतः यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह विश्व के प्रथम कारण की खोज है, इसलिए वह इसे प्रथम दर्शन कहते थे। तत्वमीमांसा में विश्व के मूल तत्व अर्थात आदि कारण का अनुसंधान किया जाता है। आदि कारण वह है जिसका कोई कारण न हो और जो स्वयं सभी कारण व आधार आदि कारण वह है जिसका कोई कारण न हो और वह स्वयं सभी कारण अथवा आधार हो। इस आदि कारण अथवा मूल तत्व को परम सत्ता अथवा पारमार्थिक सत्ता अल्टीमेट रियलिटी कहा गया है। उस परम या पारमार्थिक सत्ता का स्वरूप क्या है वह भी विश्व के विशिष्ट पदार्थों की भांति ही है तथा उनसे उनका स्वरूप भिन्न है। उनकी संख्या क्या है आदि तत्वमीमांसा के मुख्य प्रश्न है। पदार्थ और स्वरूप, आकार, मैटर एंड फॉर्म। अरस्तु संपूर्ण जगत की व्याख्या करने के लिए मैटर, पदार्थ और फॉर्म स्वरूप की विवेचना करते हैं। अरस्तु ने अपनी कारणता सिद्धांत की व्याख्या के क्रम में अंततः दो प्रकार के मूलभूत कारणों को स्वीकार किया है। ये हैं नंबर 1 उपादान कारण और नंबर 2 आकारिक कारण। इन्हीं के आधार पर प्लेटो के दर्शन में मैटर और फॉर्म की स्थिति उभर कर सामने आती है। अरस्तु के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु में दो बातें पाई जाती हैं, एक पदार्थ या जड़ तत्व और दूसरा आकार मैटर वह अनियत इनडिटरमाइन तत्व है जो आकार ग्रहण करता है। जो वस्तु का विन्यास या प्रकारता निश्चित करता है वह फॉर्म है। फॉर्म ही वह तत्व है जो किसी वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करता है। संगठनात्मक एकता फॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। फॉर्म किसी भी वस्तु विशेष इंडिविजुअल का सामान्य गुण और सर्वव्यापी गुण होता है। कोई भी वस्तु या प्राणी बिना फॉर्म के संभव नहीं हो सकता। विश्व की प्रत्येक वस्तु का लक्ष्य अपने फॉर्म की अभिव्यक्ति करना है। उसका आकारिक कारण ही उसका अंतिम कारण है। सभी वस्तुएं अपने फॉर्म को पाने का प्रयास कर रही। अरस्तु के अनुसार विश्व की प्रत्येक वास्तविक वस्तु मैटर और फॉर्म आकार का सम्मिश्रण है। केवल वैचारिक स्तर पर ही इन्हें पृथक किया जा सकता है। न तो फॉर्म को बिना किसी वस्तु विशेष के वास्तविक कहा जा सकता है और न ही बिना फॉर्म के कोई विशेष यथार्थ हो सकता है। यथार्थ वस्तु को अरस्तु विशिष्ट इंडिविजुअल की संज्ञा देते हैं। यह यथार्थता तभी हो सकती है जब वहाँ स्वरूप और विशेष का योग हो। वास्तविकता की दृष्टि से मैटर और फॉर्म परस्पर सापेक्ष हैं, अर्थात एक ही वस्तु एक दृष्टि से मैटर है तो दूसरी दृष्टि से फॉर्म। जैसे सूत के संदर्भ में रुई मैटर है और कपास के संदर्भ में फॉर्म है। अरस्तु मैटर और फॉर्म को मानकर जागतिक एकता एवं विविधता की व्याख्या करते हैं। अपने मैटर तत्व के कारण एक वस्तु अपने प्रकार की अन्य वस्तुओं से भिन्न होती है। एक ही वर्ग की सभी वस्तुओं में एक रूपता या समरूपता अपने फॉर्म के कारण होती है। अतः फॉर्म सामान्य तत्व है। उल्लेखनीय है कि सुकरात ने सामान्य को संप्रत्यय कहा है और उसकी मानसिक माना। अरस्तु ने सामान्य को आइडिया कहा और उसकी वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र सत्ता अलौकिक सत्ता को स्वीकार की, अलौकिक सत्ता जगत में स्वीकार की। अरस्तु सामान्य को फॉर्म कहते हैं और उनके अनुसार वास्तविकता के दृष्टिकोण से फॉर्म मैटर से संबंधित है। जगत की सभी
जब सभी वस्तुएं मैटर और फॉर्म का संयोग है। मैटर और फॉर्म में सापेक्ष रिलेटिव संबंध है। कोई भी वस्तु अपने से निम्नतर आकार वाली वस्तु के प्रसंग में फॉर्म है, परंतु अपने उच्चतर स्वरूप वाली वस्तु के संबंध में मैटर है। इसी को स्पष्ट करने के लिए अरस्तु शक्यता, संभाव्यता, पोटेंशियलिटी और वास्तविकता, एक्चुअलिटी का प्रयोग करते हैं। संभाव्यता और वास्तविकता, पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी। अरस्तु जगत में विद्यमान गति, परिवर्तन और विकास की व्याख्या संभाव्यता और वास्तविक एक्चुअलिटी के आधार पर करते हैं। अरस्तु ने आकार या स्वरूप, फॉर्म को वास्तविकता एवं जड़ द्रव्य मैटर संभाव्यता कहा है। मैटर एक शक्यता, संभाव्यता पोटेंशियलिटी है। यह शक्यता फॉर्म ग्रहण करने के संबंध में है। वस्तु में जो परिवर्तन होता है वह उसमें पहले से ही निहित है, जैसे पेड़ पहले से ही क्षमता के रूप में बीज में निहित होता है। फॉर्म शक्यता का वास्तविक रूप है। जब मैटर साकारित होता है तब संभाव्यता वास्तविक हो जाती है। फॉर्म संभाव्यता को साकार करता है। इसलिए फॉर्म संभवन, परिवर्तन, बिकमिंग की व्याख्या करता है कि किस प्रकार एक वस्तु में अपना नियमित परिवर्तन होता है। अचेतन रूप में वस्तु अपने फॉर्म को प्राप्त करना चाहती है, इसलिए विकास होता है। अरस्तु भी प्लेटो की तरह फॉर्म को नित्य मानते हैं। केवल एक फॉर्म की तरह दूसरा फॉर्म आ जाता है और इस तरह से विकास होता है। शक्यता के कारण ही मैटर में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का लक्ष्य है शक्यता वास्तविक हो, अतः परिवर्तन का आश्रय मैटर और फॉर्म लक्ष्य फॉर्म है। जब तक मैटर साकारित नहीं होता तब तक मैटर में अभाव बना रहता है। शक्यता अभाव ही है, क्योंकि यह अभी वास्तविकता में रूपांतरित नहीं है। यह अतः परिवर्तन अभाव को दूर करने के लिए होता है। जब मैटर फॉर्म ग्रहण करता है तब वह अभाव दूर ही हो जाता है। कालिक दृष्टि से यद्यपि मैटर फॉर्म का पूर्ववर्ती है, परंतु तार्किक दृष्टिकोण से फॉर्म मैटर का पूर्ववर्ती है, क्योंकि मैटर फॉर्म के रूप में रूपांतरित होकर ही वास्तविकता को प्राप्त करता है। मैटर को जिस वस्तु का फॉर्म ग्रहण करना होता है वह वस्तु संभाव्य रूप में मैटर में पहले से ही विद्यमान रहती है, जैसे रुई में धागा पहले से ही निहित है। अरस्तु के इस संभाव्यता और वास्तविकता के द्वैत पर विचार करने से निम्न बातें उभर कर सामने आती। नंबर 1, वास्तविकता संभाव्यता में पहले से ही अव्यक्त अवस्था में रहती है। वास्तविकता संभाव्यता में पहले से ही अव्यक्त अवस्था में रहती है, अतः किसी वस्तु का प्रकटीकरण या वस्तु का किसी नए गुण का आगमन वास्तव में कोई नई उत्पत्ति न होकर मैटर में छिपे आकार का प्रकटीकरण मात्र है। इससे यह सिद्ध होता है कि अरस्तु सत्कारवाद का समर्थन करते हैं। नंबर 2, अरस्तु ये मानते हैं कि सारा विश्व संभाव्यता एवं वास्तविकता के तारतम्य में बंधा हुआ है, जो क्रमशः आधिकारिक अच्छे परिणाम में परिणत हो रहा है। इस प्रकार अरस्तु के दर्शन में प्रयोजन मूलक विकासवाद को स्वीकार किया गया है, जो कि आशावाद से ओतप्रोत है। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह मानव निर्मित हो या प्रकृति निर्मित, उसमें एक दत्यात्मकता, डायनेमिक शक्ति छुपी रहती है। वह शक्ति उसको और अधिक महान बनाने की क्षमता है। अरस्तु इसे इटैलेकी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है अपने उद्देश्य को अपने भीतर रखना। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार प्रत्येक वस्तु की अपनी अलग इटैलेकी होती है। इंटैलेकी। अरस्तु के अनुसार परिवर्तन या विकास प्रयोजन पूर्ण है, यंत्रवादी नहीं। वस्तु में जो परिवर्तन होता है उसका प्रयोजन उच्चतर फॉर्म को ग्रहण करना है। फॉर्म मैटर की पूर्णता है, अतः वह मैटर से उच्चतर है। कालक्रम की दृष्टि से मैटर प्रथम है, पर विचार की दृष्टि से फॉर्म पहले है। विकास क्रम में जैसे जैसे उच्चतर स्थिति आती है वैसे वैसे फॉर्म की मात्रा बढ़ती है और मैटर की मात्रा कम होती जाती है। इस विकास क्रम में सर्वोच्च स्तर पर शुद्ध स्वरूप, प्योर फॉर्म के रूप में अरस्तु ईश्वर को स्वीकार करते हैं, जहाँ सारी शक्यता या संभाव्यता साकारित एक्चुअलाइज्ड हो जाती है। इसमें मैटर नहीं है। यही परम स्वरूप ईश्वर जगत का आदि कारण है। वह अगतिशील गतिदाता, अनमूव्ड मूवर है। यद्यपि यह प्रथम चालक या गतिदाता स्वयं गतिहीन है, लेकिन वह दूसरी वस्तुओं को गति प्रदान करता है। यह गति
वह आकर्षण से पैदा करता है। जिस प्रकार प्रेमिका प्रेमी को आकर्षित करती है जिससे प्रेमी में क्रियाशीलता आ जाती है, उसी प्रकार ईश्वर प्रकृति को आकर्षित करता है जिससे उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। आलोचना: जिस प्रकार प्लेटो यह दिखाने में असमर्थ हैं कि प्रत्यय से वस्तु कैसे उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अरस्तु भी यह नहीं दिखा पाते कि कैसे फॉर्म की उत्पत्ति होती है। नंबर 2, अरस्तु के दर्शन में संभाव्यता का अर्थ स्पष्ट नहीं। किसमें संभाव्यता और कितनी संभाव्यता यह स्पष्ट नहीं। नंबर 3, अरस्तु का उद्देश्य एकरूपता की व्याख्या करना है, परंतु उनके दर्शन में मैटर और फॉर्म का द्वैत बना हुआ है। वे मैटर को पूरी तरह फॉर्म में रूपांतरित नहीं कर पाए। नंबर 4, प्लेटो के दर्शन में जो दोष हैं वे अरस्तु के दर्शन में भी विद्यमान है। जैसे प्लेटो के प्रत्यय अलौकिक जगत में निवास करते हैं, अरस्तु का भी शुद्ध फॉर्म अलौकिक जगत से संबंधित है। नंबर 5, अरस्तु की विकासवादी अवधारणा आधुनिक जैविकी विकासवादी अवधारणा के विपरीत है। आधुनिक विकासवादी अवधारणा यह मानती है कि विकास के क्रम में कुछ जीवों का पूर्णतः उन्मूलन हो जाता है, जैसे डायनासोर आदि, तो कुछ नए जीवों की अचानक उत्पत्ति भी होती है। इससे भिन्न अरस्तु विकास के क्रम में केवल उत्तरोत्तर विकास क्रम को स्वीकार करते हैं। नंबर 6, अरस्तु ईश्वर को अव्यक्तित्वपूर्ण मानते हैं, परंतु ईश्वर को अव्यक्तित्वपूर्ण मानने पर जगत में विद्यमान गति एवं प्रयोजन की तर्कसंगत व्याख्या नहीं हो पाती। यहाँ ईश्वर को अगतिशील गतिदाता के रूप में स्वीकार किया गया है। महत्व: नंबर 1, अरस्तु ने फॉर्म को वस्तु विशेषों में निहित कर जगत की गरिमा एवं महत्ता को पुनः स्थापित किया है। नंबर 2, अरस्तु का दर्शन आशावाद का संदेश देता है। यहाँ परिवर्तन की भावात्मक व्याख्या की गई है। नंबर 3, अरस्तु के दर्शन का प्रभाव लाइबनीज के दर्शन से मिलता है। लाइबनीज भी ये मानते हैं कि विकास के क्रम में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। नंबर 4, अरस्तु के दर्शन में पूर्ववर्ती विचारकों का समन्वय दिखाई देता है। इस रूप में प्रत्येक पूर्ववर्ती विचारक तुतलाता हुआ अरस्तु है। नंबर 5, अरस्तु का दर्शन परिवर्ती विचारकों के लिए मार्गदर्शक एवं उत्प्रेरक का काम करता है। द्रव्य सब्सटेंस: अरस्तु के अनुसार द्रव्य सब्सटेंस वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो, अर्थात जो किसी पर निर्भर न हो और न ही किसी अन्य का विधेय बन सकता हो। अरस्तु के अनुसार द्रव्य का प्रयोग उद्देश्य के लिए होता है। यह कभी किसी वस्तु का विधेय प्रेडिकेट या गुण क्वालिटी नहीं हो सकता। इसी आधार पर अरस्तु ये कहते हैं कि प्लेटो के प्रत्यय जो वस्तुतः सामान्य यूनिवर्सल हैं, वे द्रव्य नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य किसी एक वर्ग विशेष के विधेय मात्र हैं। सामान्य वस्तु विशेषों से पृथक अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकता। जिस प्रकार भारीपन को भारी वस्तुओं से पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मनुष्यत्व को मनुष्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः सामान्य यूनिवर्सल द्रव्य नहीं है, क्योंकि वे वस्तु विशेष सापेक्ष हैं। सामान्य की भांति विशेष को भी द्रव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्ण रूप से विशेष पर्टिकुलर हो और सामान्य से रहित हो। जगत में कहीं भी शुद्ध रूप में जड़ तत्व नहीं है, अतः जड़ तत्व मैटर भी द्रव्य नहीं है। विश्व की सभी वस्तुएं सामान्य से युक्त विशेष हैं। सामान्य और विशेष एक दूसरे से संबद्ध हैं, दोनों परस्पर आश्रित हैं। इन दोनों में से किसी को भी अलग अलग रूप में द्रव्य नहीं कहा जा सकता। अरस्तु के अनुसार द्रव्य वस्तुतः सामान्य एवं विशेष दोनों का यौगिक है। यह सामान्य युक्त विशेष है, अतः प्रत्येक विशिष्ट वस्तु द्रव्य है, कॉन्क्रीट इंडिविजुअल द्रव्य है। अरस्तु की द्रव्य संबंधी यह अवधारणा वस्तुवादी है। अरस्तु के अनुसार द्रव्य वास्तविक विशेष कॉन्क्रीट इंडिविजुअल है, जिसमें सामान्य की सत्ता अनुस्यूत रहती है, अतः द्रव्य सामान्य से युक्त विशेष है। संसार का प्रत्येक पदार्थ द्रव्य है, क्योंकि वह सामान्य से युक्त विशेष है। उल्लेखनीय है कि प्लेटो ने सामान्यों या वस्तु के सार तत्व को वस्तु से पृथक कर उसे अलौकिक जगत में स्थापित किया था, परंतु अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का सार तत्व वस्तु में ही रह सकता है, उससे बाहर नहीं। वस्तु विशेषों से पृथक करने पर वस्तुओं का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। पुनः अगर सामान्य को वस्तु विशेषों से पृथक किया जाए तो फिर वे अमूर्त प्रत्यय एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जाएंगे, वास्तविक नहीं। अतः सामान्य विशेषों से पृथक नहीं, अपितु विशेषों में ही विद्यमान है। सामान्य और विशेष में अन्योन्याश्रय संबंध है। सामान्य प्लेटो की भांति द्रव्य रूप नहीं है, वे गुण रूप हैं, अतः द्रव्य से स्वतंत्र उनका अस्तित्व नहीं हो सकता है। अरस्तु इसी कारण द्रव्य को वास्तविक सामान्य कहते हैं। महत्व:
अरस्तू ने स्वरूप फॉर्म को अलौकिक जगत से हटाकर वस्तु विशेषों में निहित कर विश्व की महत्ता और गरिमा को पुनः स्थापित किया। अरस्तू के दर्शन में विकासवाद की रूपरेखा दिखाई देती, जिसका गहरा प्रभाव बाद में लाइबनिज और हीगल पर पड़ा। अरस्तू के इंटेलेक्टी सिद्धांत का प्रभाव लाइबनिज के मोनाडवाद पर है। अरस्तू का दर्शन प्लेटो की अपेक्षा अधिक तार्किक है, यद्यपि वह भी पूर्णतः त्रुटिरहित नहीं है। प्लेटो एवं अरस्तू के दर्शन में समानता एवं विषमता। समानता। नंबर 1, प्लेटो और अरस्तू दोनों अपने दर्शन में सत और संभवन, बीइंग एंड बिकमिंग की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो यहाँ इसकी व्याख्या प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर करते हैं, वहीं अरस्तु इसकी व्याख्या मैटर, फॉर्म और फॉर्म की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2, प्लेटो और अरस्तु दोनों दर्शन के उद्देश्य एवं वस्तु वस्तु के विषय में सहमत हैं। दोनों के ही अनुसार दर्शन की विषय वस्तु सत्य, बीइंग, सार तत्व, एसेंस और सार्वभौम अस्तित्व, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है। दोनों ही ये मानते हैं कि दर्शन का उद्देश्य वस्तुओं के आधारों एवं कारणों का पता लगाना है। नंबर 3, दोनों ही दार्शनिक ये मानते हैं कि दार्शनिकों को परम सत्य का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात जो ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत है तथा जहाँ सभी प्रकार के ज्ञान की धाराएं आकर मिलती हैं। नंबर 4, दोनों ही ये मानते हैं कि जिज्ञासा या आश्चर्य से दर्शन का आरंभ होता है। नंबर 5, प्लेटो के समान अरस्तु का भी मानना है कि दर्शन सभी विज्ञानों का स्वामी है। दोनों के अनुसार दर्शन सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम ज्ञान है, जो कि उसकी पहुंच के अंतर्गत है और उसके आनंद के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व है। नंबर 6, प्लेटो एवं अरस्तु दोनों ने द्वंद्व न्याय की विधि अपनाई है। यह विधि प्लेटो में आरंभ होती है और अरस्तु के दर्शन में पूर्णता को प्राप्त करती है। नंबर 7, दोनों ये मानते हैं कि कल्पना एवं मत को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। नंबर 8, दोनों प्रत्यय, आकार, सामान्य तथा जड़ तत्व विशेष की सहायता से जगत की व्याख्या करते हैं। फोस्टर अरस्तु को सबसे बड़ा प्लेटोवादी कहते हैं। असमानता। परंतु उपर्युक्त समानताओं के होते हुए भी प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में अनेक भेद विद्यमान हैं। इन्हें हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। नंबर 1, प्लेटो ने दर्शन को बहुत व्यापक अर्थों में लिया है। यहाँ दर्शन में आध्यात्मिक और नैतिक पूर्णताएं, व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पक्ष दोनों ही पहलू अंतर्निहित हैं। दूसरी ओर अरस्तु ने दर्शन एवं प्रयोगात्मक विज्ञानों के बीच अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। परिणाम स्वरूप अरस्तु के अनुसार दर्शन पूर्णतः सैद्धांतिक होता है। नंबर 2, प्लेटो सामान्य को ज्ञान और वस्तु दोनों से स्वतंत्र मानते हैं। अरस्तु सामान्य को ज्ञान से स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन वस्तु से नहीं। अरस्तु के अनुसार प्रत्ययों की वस्तु विशेषों से पृथक अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। इसी कारण वे प्लेटो द्वारा प्रतिपादित प्रत्ययों के पृथक लोक की कल्पना को स्वीकार नहीं करते। नंबर 3, प्लेटो के विचारों में कल्पना का अंश अधिक मिलता है। दूसरी ओर अरस्तु यथार्थवादी विचारक हैं। प्लेटो अपने दर्शन के प्रत्ययों के जगत को तथ्यों के जगत से अधिक यथार्थ मानते हैं। उनके अनुसार हमारा जगत प्रत्ययों के जगत की छाया मात्र या अपूर्ण अभिव्यक्ति मात्र है। दूसरी ओर अरस्तु ने वस्तु जगत को यथार्थ माना है। उनके अनुसार प्रत्यय वस्तु विशेषों से स्वतंत्र नहीं बल्कि उसी में निहित है। नंबर 4, प्लेटो और अरस्तु में भाषा और शैली संबंधी अंतर है। प्लेटो की भाषा अलंकारिक है और शैली साहित्यिक एवं सौंदर्यमय। यहाँ विचारों को स्पष्ट करने के लिए रूपकों का सहारा लिया गया, जबकि अरस्तु के दर्शन में भाषा एवं शैली संबंधी सौंदर्य नहीं, इनकी शैली में तथ्यों का निरीक्षण ही विचारों का आधार है। नंबर 5, प्लेटो ने निगमनात्मक प्रणाली अपनाई, जबकि अरस्तु ने आगमनात्मक प्रणाली पर जोर दिया। पहली प्रणाली के अनुसार सामान्य तथ्यों से विशेष तथ्य निकाला जाता है, वहीं दूसरी प्रणाली में विशेष तथ्यों से सामान्य सिद्धांत निकाला जाता है। अरस्तु ने वास्तविक घटनाओं एवं परिस्थितियों का निरीक्षण करके उनके आधार पर सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की। नंबर 6, प्लेटो ने तथ्यों एवं अनुभूत सामग्रियों से अवहेलना की। वे समस्त इंद्रिय जगत को मिथ्या बताते हैं और उसके ज्ञान को निरर्थक एवं निष्प्रयोजन मानते हैं। परंतु अरस्तु के अनुसार तथ्यों के बिना प्रत्ययों का ज्ञान संभव नहीं। अरस्तु की अभिरुचि प्राकृतिक तत्वों के निरीक्षण में थी, उनका दर्शन अनुभविक पक्ष की उपेक्षा नहीं करता। नंबर 7, प्लेटो की प्रत्ययवादी व्यवस्था में प्रत्ययों की
प्लेटो की प्रत्ययवादी व्यवस्था में प्रत्ययों की सोपान क्रमिक व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। यहाँ शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च स्तर पर है, परंतु उसके द्वारा निम्नतर वस्तुओं की व्यवस्था स्पष्ट रूप से व्याख्यायित नहीं होती। दूसरी ओर अरस्तु के दर्शन में पिरामिडी अथवा सोपान क्रमिक व्यवस्था स्पष्ट है। यहाँ निम्नतर उच्च स्तर उच्चतर वस्तुओं एवं प्राणियों का आधार है और निम्नतर श्रेणी में विद्यमान संभावना पोटेंशियलिटी उच्चतर श्रेणी में साकारित एक्चुअलाइज्ड होती है। अरस्तु ने प्लेटो के द्वंद्व न्याय की विधि को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने द्वंद्व न्याय में निरीक्षण की विधि को भी सम्मिलित किया। प्रोफेसर गोम्पर्ज के शब्दों में अरस्तु एवं प्लेटो के दर्शन में मतभेद होना स्वाभाविक था। प्रोफेसर गोम्पर्ज के शब्दों में अरस्तु एवं प्लेटो के दर्शन में मतभेद होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक प्रकृति का अन्वेषक था तो दूसरा प्रत्ययों का, एक प्रकृति के प्रांगण में विहार करता था तो दूसरा प्रत्ययों की जगत में, एक अनुभव मूलक जगत की सत्ता में तो दूसरा लोकोत्तर जगत की सत्ता में विश्वास करता था, एक मूर्त व्यक्ति कॉन्क्रीट इंडिविजुअल को तो दूसरा अमूर्त सामान्य को पूर्ण सत्य एवं ज्ञान का वास्तविक विषय मानता था। स्पष्ट है कि प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में स्पष्ट अंतर है। यद्यपि अरस्तु ने प्लेटो की निरंतर आलोचना की है, परंतु वे प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के प्रभाव को कभी भी पूरी तरह मिटा नहीं सके। फ्रेडरिक रोलगल का कथन है कि प्लेटो और अरस्तु के बाद दार्शनिक या तो प्लेटोवादी हुए हैं या अरस्तुवादी। कॉन्सेप्ट संप्रत्यय बुद्धि में रहते हैं, सुकरात। आइडियाज प्रत्यय स्वर्ग में या दिव्यलोक में रहते हैं। अरस्तु फॉर्म स्वरूप आकार वस्तु में रहते हैं। संभावित प्रश्न: अरस्तु का दर्शन प्लेटो के दर्शन का न्यायसंगत विकसित रूप है? समीक्षात्मक विवेचना करें। या यद्यपि अरस्तु ने प्लेटो की आलोचना की है, परंतु उनका भी दर्शन त्रुटियों से रहित नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित पक्ष समाहित होंगे। प्लेटो का मत: प्लेटो के दर्शन में प्रत्यय नित्य एवं परिवर्तनशील है। अरस्तु की आलोचना: लौकिक जगत के वस्तु विशेषों की परिवर्तनशीलता एवं गति की व्याख्या नहीं। अरस्तु की आलोचना: लौकिक जगत के वस्तु विशेषों की परिवर्तनशीलता एवं गति की व्याख्या नहीं। अरस्तु का मत: गति व परिवर्तन की व्याख्या संभाव्यता एवं वास्तविकता के आधार पर। कमी: किसमें संभाव्यता एवं कितनी संभाव्यता यहाँ स्पष्ट नहीं। अगतिशील शुद्ध आकार प्योर फॉर्म अव्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर गति का प्रथम कारण नहीं हो सकता। प्लेटो का मत: प्रत्यय वस्तु विशेषों के सार हैं। प्लेटो का मत: प्रत्यय वस्तु विशेषों के सार हैं, परंतु वस्तु विशेषों से उनकी पृथक उनकी स्वतंत्र सत्ता है। अरस्तु की आलोचना: सार तत्वों को वस्तु विशेषों से पृथक करने पर वस्तु विशेषों का स्वरूप नष्ट हो जाएगा, मनुष्य मूलक दोष उत्पन्न हो जाएगा। अरस्तु का मत: सार तत्व वस्तु विशेषों में ही रहता है। सामान्य और विशेष, मैटर एवं फॉर्म में सापेक्ष अभियोज्य संबंध है। अमूर्त: अरस्तु प्रत्ययों को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आते हैं। कमी: अंततः अरस्तु भी प्योर फॉर्म के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। प्लेटो का मत: प्रत्यय सामान्य है जबकि वस्तुएं विशेष हैं। अरस्तु की आलोचना: नंबर 1, संबंध को लेकर समस्या। यदि लौकिक जगत की वस्तुएं प्रत्ययों की अनुकृति फोटोकॉपी हैं तो फिर दोनों या तो सामान्य होंगे या फिर दोनों विशेष होंगे। नंबर 2, यदि विशेष अपने अनुरूप के सामान्य में भाग लेते हैं तो फिर सामान्य की स्वतंत्रता खंडित होगी, वह सापेक्षिक हो जाएगा। अरस्तु का मत: इनके अनुसार सामान्य वस्तु विशेष में ही निहित है, सामान्य एवं विशेष सापेक्ष हैं। कमी: अंततः अरस्तु के दर्शन में भी मैटर से पृथक प्योर फॉर्म की सत्ता को स्वीकार किया गया। प्लेटो का मत: प्लेटो ने अनुभविक सामग्री एवं तथ्यों की अवहेलना की है। इनके अनुसार प्रत्ययों के आधार पर वस्तु विशेषों की व्याख्या संभव है। अरस्तु की आलोचना: नंबर 1, इनके अनुसार तथ्यों के ज्ञान के बिना संप्रत्ययों का ज्ञान संभव नहीं। नंबर 2, पहले विशेष का ज्ञान, बाद में सामान्य का ज्ञान। पहले विशेष मनुष्य और तब मनुष्यत्व का ज्ञान। कमी: अरस्तु के दर्शन में कालिक एवं तात्विक दृष्टि से प्योर फॉर्म की सत्ता सबसे पहले मानी गई है। प्लेटो का मत: प्लेटो के दर्शन में द्वैतवाद, बुद्धि और अनुभव का द्वैत, सामान्य विशेष का द्वैत, प्रत्यय एवं लौकिक जगत का द्वैत, ज्ञान का विषय एवं मत के विषय का। अरस्तु का मत: अरस्तु सामान्य को अलौकिक जगत से हटाकर लौकिक जगत के वस्तु विशेषों में स्थापित करते हैं। अरस्तु का मत: अरस्तु सामान्य को अलौकिक जगत से हटाकर लौकिक जगत के वस्तु विशेषों में स्थापित करते हैं। कमी: अरस्तु ने यद्यपि इन द्वैतों को दूर करने का प्रयास किया है, परंतु वे द्वैत से उत्पन्न समस्या को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाते। उनके दर्शन में भी मैटर और फॉर्म का द्वैत विद्यमान है।
प्लेटो का मत। प्लेटो के दर्शन में विकास की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यहाँ शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च स्तर पर है, परंतु उसके आधार पर निम्नतर वस्तु की व्याख्या नहीं हो पाती है। अरस्तु का मत। इनके दर्शन में सोपान क्रमिक व्यवस्था स्पष्ट है। उच्चतर में फॉर्म अधिक है, निम्नतर में मैटर अधिक है। निम्नतर में विद्यमान संभावना विकास क्रम में उच्चतर रूपों में साकारित होती है। कमी। अरस्तु की विकासवादी अवधारणा आधुनिक जैविकी विकासवाद के अनुरूप नहीं है। यहाँ विकास के क्रम में होने वाले उत्परिवर्तन और विनाश की व्याख्या नहीं हो पाती है, जैसे डायनासोर का विनाश। प्रश्न है, कार्य कारण भाव के संबंध में अरस्तु और सांख्य संप्रदाय के विचार की तुलना। समानता। सांख्य मतानुसार जो कारण में अव्यक्त रूप में निहित है वही कार्य में प्रकट या व्यक्त होता है। उसी प्रकार अरस्तु के दर्शन में मैटर में जो संभावना है वही फॉर्म के रूप में साकारित होती है। नंबर 2, नवीन उत्पत्ति की अवधारणा का विरोध। दोनों ये मानते हैं कि विकास का अर्थ नवीनता की सृष्टि नहीं बल्कि कारण में निहित संभावना का वास्तविक होना है। नंबर 3, सांख्य में प्रकृति पुरुष का द्वैत है, अरस्तु में मैटर फॉर्म का द्वैत है। नंबर 4, प्रयोजनवादी स्थिति स्वीकार है। नंबर 5, दोनों में विकासवादी स्थिति स्वीकार है। जगत अचानक उत्पन्न घटना नहीं है बल्कि विकास प्रक्रिया का परिणाम है। विकास प्रक्रिया क्रमिक परिवर्तन को इंगित करती है। विकास के क्रम में वस्तु का विनाश नहीं होता है बल्कि कारण में निहित संभावना कार्य में व्यक्त हो जाती है। नंबर 6, अरस्तु में भी मैटर में पोटेंशियलिटी मानी गई है। यहाँ सांख्य में भी प्रकृति को जगत को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त माना गया। विषमता। अरस्तु में 4 कारणों की बात की गई, परंतु अंततः 2 मूल कारण शेष रह जाते हैं, पहला उपादान कारण और दूसरा स्वरूप कारण। सांख्य में प्रकृति को मूल उपादान कारण माना गया है, जबकि पुरुष कारण कार्य श्रृंखला से परे है। नंबर 2, अरस्तु के दर्शन में 2 मूलभूत कारण स्वीकार है, परंतु वे परस्पर पृथक एवं स्वतंत्र नहीं है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को ही एकमात्र मूल उपादान कारण माना गया है और उसकी सत्ता को पुरुष से स्वतंत्र रूप में स्वीकार किया गया है। नंबर 3, सांख्य में विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। अरस्तु में विकास के क्रम में फॉर्म की मात्रा बढ़ती है और मैटर की मात्रा घटती है। नंबर 4, अरस्तु के दर्शन में सर्वोच्च स्तर पर ईश्वर प्योर फॉर्म स्वीकार्य है। सांख्य मूलतः अनीश्वरवादी है। नंबर 5, अरस्तु के दर्शन में ईश्वर को गति का मूल कारण माना गया है, जबकि सांख्य में प्रकृति स्वभावतः सक्रिय है। नंबर 6, सांख्य में जहाँ अचेतन प्रयोजनवाद अनकॉन्शियस टेलियोलॉजी की स्थिति है, जबकि अरस्तु में यद्यपि प्रयोजन माना गया है परंतु साथ ही यहाँ सर्वोच्च स्तर पर ईश्वर की स्थिति स्वीकार है। सांख्य दर्शन में पुरुष के भोग एवं अपवर्ग रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विकास को स्वीकार किया गया है। वहीं अरस्तु के दर्शन में प्योर फॉर्म की ओर अग्रसरित होने के संदर्भ में विकास को स्वीकार किया गया है। नंबर 7, सांख्य में द्वैतवादी स्थिति अंत तक विद्यमान जबकि अरस्तु में मैटर को अंततः फॉर्म में विलीन करने का प्रयास है। नंबर 8, सांख्य में चक्रीय विकास की स्थिति स्वीकार है जबकि अरस्तु में नहीं है। प्लेटो की तत्वमीमांसा स्वप्नदर्शी है जबकि अरस्तु की तत्वमीमांसा वर्णनात्मक है। While Plato's metaphysics is a visionary one, Aristotle's metaphysics is a descriptive one. समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक स्ट्रॉसन ने अपनी पुस्तक इंडिविजुअल में 2 प्रकार की तत्वमीमांसा में अंतर किया है। नंबर 1, परिशोधात्मक या स्वप्नदर्शी तत्वमीमांसा विजनरी मेटाफिजिक्स एंड नंबर 2, वर्णनात्मक तत्वमीमांसा डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। स्ट्रॉसन के अनुसार प्लेटो, बर्कले आदि के दर्शन में जहाँ परिशोधात्मक तत्वमीमांसा की स्थिति दिखाई देती है, वहीं अरस्तु, कांट आदि का दर्शन वर्णनात्मक तत्वमीमांसा से संबंधित है। परिशोधात्मक तत्वमीमांसा के अनुसार हम इस जगत के विषय में जो विचार करते हैं वह संतोषप्रद नहीं है। वस्तुतः परिशोधात्मक तत्वमीमांसा एक उच्चतर जगत की सृजनात्मकता से संबंधित है। यहाँ इस लौकिक जगत को पूरी तरह सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि प्लेटो के दर्शन में प्रत्यय जगत अर्थात अलौकिक जगत को सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है तथा इस लौकिक जगत को अर्ध सत्य एवं अर्ध असत्य कहा गया है। यह लौकिक जगत प्रत्यय जगत की अनुकृति या अपूर्ण अभिव्यक्ति है। यहाँ प्लेटो का यह मानना है कि व्यवहारिक सत्ता का संबंध लौकिक जगत से है, जबकि दार्शनिक सत्यता का संबंध परम सत्ता से है। परम सत्ता अर्थात प्रत्यय की लौकिक जगत की वस्तु विशेषों से पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता है और इन प्रत्ययों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। स्पष्ट है कि
प्रत्ययों की सत्ता प्राथमिक है, जबकि लौकिक जगत की वस्तुएं द्वितीय स्तर की सत्ता है। इसी संदर्भ में यहाँ प्लेटो की तत्वमीमांसा का स्वप्नदर्शी तत्वमीमांसा की संज्ञा दी गई है। दूसरी ओर वर्णनात्मक तत्वमीमांसा के अनुसार हम जिस रूप में वस्तुओं का अनुभव करते हैं, वस्तुओं को जानते हैं, वह सही है। वर्णनात्मक तत्वमीमांसा जगत की वस्तुओं का और उससे संबंधित हमारे विचारों की संरचना का वर्णन करती है। अरस्तू का दर्शन वर्णनात्मक तत्वमीमांसा की स्थिति को प्रकट करता है। वस्तुतः अरस्तू की अभिरुचि अनुभविक जगत एवं प्राकृतिक तथ्यों के निरीक्षण में भी अधिक थी। इनके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु मैटर एवं फॉर्म का समन्वय है। यहाँ यद्यपि अरस्तू भी फॉर्म को सामान्य कहते हैं, परंतु वे इस सामान्य को लौकिक जगत के वस्तु विशेषों में ही समाहित करते हैं। इस प्रकार उनके दर्शन में लौकिक जगत की महत्ता को स्वीकार किया गया। इसी संदर्भ में उनकी तत्वमीमांसा को वर्णनात्मक तत्वमीमांसा कहा गया है। इस संदर्भ में प्लेटो और अरस्तू की तुलना के क्रम में एक प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र उल्लेखनीय है, जिसमें प्लेटो और अरस्तू दोनों को एक साथ चित्रित किया गया है। इसमें प्लेटो की आंखें ऊपर उठी हुई हैं, जबकि अरस्तू की एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे देख रही है। इससे दोनों के विचारों का अंतर स्पष्ट होता है। प्लेटो ऊपर का जगत अर्थात प्रत्ययों के जगत को ही एकमात्र सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ अरस्तु नीचे के जगत अर्थात दृश्यमान जगत को भी उतना ही सत्य मानते थे। इसी संदर्भ में प्लेटो को कल्पना जगत का वासी और अरस्तु को यथार्थ जगत का वासी कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्लेटो के लिए प्रत्यय या सामान्य ही एकमात्र सत्य थे। वहीं अरस्तु सामान्य की सत्ता मानते हैं, परंतु उसे विशेषों से पृथक सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे विशेषों को भी सत्य मानते हैं और सामान्य के विशेषों में ही विद्यमान मानते हैं। यही कारण है कि अरस्तु जगत को आभास नहीं मानते, जैसा कि प्लेटो ने माना था। समीक्षा: प्लेटो के दर्शन को पूर्णतः स्वप्नदर्शी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे जगत को असत न मानकर अर्ध सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। पुनः अरस्तु की तत्वमीमांसा को भी पूर्णतः वर्णनात्मक नहीं माना जा सकता। वे भी अपनी तत्वमीमांसा में लौकिक जगत से परे प्योर फॉर्म अर्थात ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। पुनः उनके दर्शन में ग्रहों, नक्षत्रों आदि को दैवी महत्व प्रदान किया गया। यहाँ हम निष्कर्ष के रूप में ऐसा कह सकते हैं कि प्लेटो की तत्वमीमांसा कुछ अपवादों के साथ सामान्यतः स्वप्नदर्शी है, वहीं अरस्तु की तत्वमीमांसा कुछ अपवादों के साथ सामान्यतः वर्णनात्मक स्थिति को प्रकट करती है। सत्य और संभूति की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। प्लेटो और अरस्तु किस प्रकार समाधान करते हैं, आलोचनात्मक विवेचन करें। सत्य और संभूति की समस्या ग्रीक दर्शन में प्रारंभ से ही विवेचन का एक प्रमुख विषय वस्तु है। प्लेटो ने जहाँ इस समस्या का समाधान प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर किया है, वहीं अरस्तु ने मैटर और फॉर्म के आधार पर इसे व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के पूर्व ग्रीक दर्शन में जो दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रचलित थी, नंबर 1 हेरेक्लाइटस संभूति गति परिवर्तन परिणाम बिकमिंग को ही वास्तविक मानते हैं। इनके अनुसार सत्ता नित्य एवं परिवर्तनशील है। इस सत्ता के लिए यहाँ बिकमिंग संभूति शब्द का प्रयोग किया गया। हेरेक्लाइटस के अनुसार स्थायित्व भ्रम है। इस संदर्भ में इनका प्रथम कथन है, कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। इसके विपरीत पार्मेनाइडीज ये मानते थे कि सत्ता नित्य, श्रुत एवं अपरिणामी होती है। यहाँ इसके लिए बीइंग सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न होकर बुद्धि द्वारा होता है। पार्मेनाइडीज ये मानते हैं कि परिवर्तन असत है, भ्रामक है। प्लेटो ने अपनी तत्वमीमांसा में इन दोनों मतों को समन्वित किया है। प्लेटो सत्ता के स्तर 2 प्रकार के जगत की कल्पना करते हैं। लौकिक जगत के स्तर पर वे हेरेक्लाइटस की बातों को स्वीकार करते हैं, जबकि प्रत्यय जगत के स्तर पर वे पार्मेनाइडीज की मान्यताओं को स्थापित करते हैं। इस प्रकार प्लेटो के जगत में लौकिक जगत संभूति का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं जगत सत्य को इंगित करता है। धन्यवाद।